हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वाले लेक्चर में हमने किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ा था। किरचॉफ के जो दो नियम हैं वो किसी जटिल विद्युत परिपथ के विश्लेषण के लिए हम इन नियमों को काम में लेते हैं, जिसमें एक था हमारे पास में किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे हम संधि नियम कहते हैं। दूसरा था किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम लूप नियम कहते हैं। लूप तो दोनों नियमों की जो दोनों नियम थे वो हम यहाँ लिख चुके थे, लेकिन दूसरे जो नियम है उसके संदर्भ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे पास में यह है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। जबकि पहला नियम किस पर आधारित था? पहला नियम जो था वो आवेश संरक्षण नियम पर आधारित था। अब हम बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की। तो चिन्ह परिपाटी देखिए किस तरीके से काम करती है। ये चिन्ह परिपाटी अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इन चिन्ह परिपाटी को हम मान लेने पर उसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चिन्ह परिपाटी से मतलब ये है कि किसी विद्युत परिपथ के अंदर बहुत सारे विद्युत सोर्स या बैटरी लगी हुई है, बहुत सारी युक्तियां लगी हुई हैं। तो ऐसी स्थितियों में हम कौन से विद्युत स्रोत को का ईएमएफ पॉजिटिव लें, किसका हम नेगेटिव लें, किसके सिरों पर विभवांतर हम पॉजिटिव लें, किसके सिरों पर हम विभवांतर नेगेटिव लें, तो ये हम जो है ज्ञात करने के लिए एक चिन्ह परिपाटी का अनुसरण करते हैं। लेकिन वो चिन्ह परिपाटी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन रिजल्ट पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात होती है लूप का चयन करना, किसी बंद लूप का चयन करना। और बंद लूप का चयन किसी बंद विद्युत परिपथ में या लूप में केवल हम दो डायरेक्शन में चल सकते हैं, या तो हम एंटी क्लॉकवाइज या हम क्लॉकवाइज। तो वो हम उसको स्वतंत्र हैं, हम कैसे भी बंद लूप के अंदर चल सकते हैं, क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। तो सबसे पहली बात है बंद लूप का चयन करना। बंद लूप का चयन, ये चयन कैसे हो सकता है? CW या ACW, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये तो पहली बात। नंबर दो है, ये है अगले वाली बात कि यदि हम किसी बंद लूप में चल रहे हैं और बंद लूप में चलते हुए हम उसमें धारा की दिशा में हैं, ठीक है, इसका मतलब हमारी ट्रेवलिंग डायरेक्शन TD, चलने की दिशा और धारा की दिशा दोनों सेम है, ये दूसरी परिपाटी है। तब यदि कोई युक्ति या कोई प्रतिरोध विद्युत परिपथ में आता है तो उसके सिरों पर जो विभवांतर है वो हम नेगेटिव ले सकते हैं, -IR। तो फिर यदि ये दोनों आपके पास में ट्रेवलिंग डायरेक्शन, एक मैं एग्जांपल लेकर के इस बात को क्लियर करूंगा कि कैसे हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा सेम है, तब जो है वो विभवांतर जो है आपके पास में, जैसे ये हमारे पास में कोई प्रतिरोध है और ये हमारे करंट की डायरेक्शन है और ये ट्रेवलिंग डायरेक्शन है, तो उस केस में इसके सिरों पर विभवांतर क्या आएगा? -IR। नेक्स्ट बात देखिए, यदि हमारी ट्रेवलिंग डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन दोनों अपोजिट हैं जी, तब हम जो है किसी प्रतिरोध से जो है गुजरते हैं। ऐसी स्थिति में अब हम ये देखेंगे, ये करंट की डायरेक्शन जो है हमारे पास में I और ये ट्रेवलिंग डायरेक्शन हमारी अपोजिट, चलने की डायरेक्शन हमारी अपोजिट, या करंट की डायरेक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये करंट की डायरेक्शन अपोजिट और ये चलने की डायरेक्शन तो एस ट्रेवलिंग डायरेक्शन। तो फिर इस केस में ये हमारे पास में पॉजिटिव होगा। करंट ऐसे हो और चले ऐसे तो भी अपोजिट होना जरूरी है, जैसे ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में। अगले वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या कहता है वो देखिए, यदि हम
जो है हमारी ट्रेवलिंग डायरेक्शन इस तरीके से है, और ट्रेवलिंग डायरेक्शन में जो है हम किसी बैटरी के और प्लस टर्मिनल से और माइनस टर्मिनल पे जाते हैं। देखो प्लस से माइनस जाते हैं तो इसका ईएमएफ हमारे पास में निगेटिव ही होगा, ठीक है। लेकिन अगले वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या कहता है कि यदि हमारी ट्रेवलिंग डायरेक्शन में जो है चलते हुए हमारी मुलाकात नेगेटिव टर्मिनल से होती है और हम पॉजिटिव टर्मिनल पर निकलते हैं, इस सिचुएशन में हमारा ईएमएफ, इसका जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव लिया जाएगा और इस केस में ये नेगेटिव लिया जाएगा। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, जो है कि कब हम पॉजिटिव विभवांतर लें, कब हम जो है वो जो है नेगेटिव विभवांतर लें, कब हम नेगेटिव ईएमएफ लें, कब हम पॉजिटिव ईएमएफ लें। तो ये हमारे पास में जो है वो कुछ 5 कंडीशंस है। अब मैं इनको एक एग्जांपल के द्वारा एक सिंपल से बंद लूप के ऊपर हम विचार करते हैं, और वो हमारे पास में क्या है। सपोज कीजिए ये देखिए, ये एक प्रतिरोध है और ये हमारे पास में बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल E है प्लस माइनस, ठीक है, और ये प्रतिरोध R, और करंट की डायरेक्शन प्लस से ये माइनस की और I फ्लो हो रही है I, और मैं ये ले लेता हूं जो है लूप मान लेता हूं ABCD, ठीक। अब हम यहां देखेंगे कि ओम का नियम यदि हम लगाएं तो E बराबर IR होता है। ओम का नियम यदि हम लगाएं तो E बराबर IR होता है, ये तो ओम के नियम से बात आती है। लेकिन हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा करके देखते हैं कि यह रिजल्ट आता कि नहीं आता, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहले बंद लूप का चयन करते हैं। पहला पॉइंट यही था, बंद लूप का चयन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यदि मैं इस तरीके से ले लूं, ऐसे चलूं, तो ये मेरे पास में डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई, और क्लॉकवाइज हो गई तो बंद लूप का मतलब होगा ABCDA। तो बंद लूप ABCDA में, ठीक है। देखिए ABCDA में चलने की डायरेक्शन हुई A से B, B से C, C से D, D से A। क्लियर? नाउ अब आ जाओ, करंट कितनी जा रही है I, तो हम A से चलना शुरू करते हैं। तो हमारा सामना किससे होता है? प्रतिरोध से। करंट की डायरेक्शन ये है, चलने की डायरेक्शन भी यही है, दोनों सेम है। तो जब ट्रेवलिंग डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन सेम है तब हम विभवांतर इसके सिरों पर माइनस IR लेंगे, तो फिर माइनस IR। चलिए B पे पहुंच गए, B से C पे पहुंच गए, C से हम चलते हुए जा रहे हैं तो हमारा जो है ना, हमारा सामना नेगेटिव टर्मिनल से होता है, हम पॉजिटिव पर निकलते हैं क्योंकि चल तो हम ऐसे ही रहे ना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव पे निकलेंगे। तो जब ट्रेवलिंग डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव पे निकलते हैं तो पॉजिटिव ही रहते हैं, प्लस E। तो फिर मैं यहां पर क्या लिख दूं? प्लस E। कहां पर पहुंच गए? D पर। वापस कहां पर पहुंच गए? A पर। पूरा बंद लूप ट्रेस हो गया, ये हमारे पास आ गया बराबर 0। तो फिर E बराबर IR। देख सकते हो आप, ओम का नियम यही था कि नहीं था? इसका मतलब मैंने किरचॉफ का नियम लगा करके, और जो ओम के नियम से हम अवगत थे उस ओम के नियम पर हम पहुंच गए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात क्या आती है हमारे पास में, वो देखिए। तो नेक्स्ट बात आती है कि मैं लूप का चयन अलग तरीके से करता हूं। कैसे? मान लीजिए ये तो फर्स्ट, इसी को हम दूसरे तरीके से लें, हमारे चलने की डायरेक्शन ठीक इसके अपोजिट कर लें, तो मैं यहां से इसको मिटा देता हूं, और अब मैं चलने की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ले लेता हूं, एंटी क्लॉकवाइज। हम ऐसे चलते हैं, तो फिर मैं बंद लूप क्या लिखूंगा? बंद लूप ADCBA में ऐसे ADCBA हो गया एंटी क्लॉकवाइज। चलना शुरू किया A से D पर, D पर हम चल रहे थे तो हमारा सामना प्लस से हुआ, कहां निकले हम? माइनस पर। और जब माइनस पे निकले तो हम माइनस ही रहेंगे, तो E कैसा लिया जाए? माइनस। देखिए चलते वक्त यदि हमारा सामना किससे हो, जो है माइनस से हो,
सॉरी माइनस से है तो हम चलते समय प्लस से हो, चलते समय ए से चलना शुरू किया था, डी पर पहुंचे तो प्लस से हो और माइनस पर निकले तो माइनस रहेंगे। तो देखिए प्लस से हो और निकले माइनस पर तो माइनस ही रहेंगे। माइनस की कहां पर पहुंच गए हम, यहां पर। कहां पर पहुंचे सी, कहां पर पहुंचे बी। करंट की डायरेक्शन ये, चलने की डायरेक्शन ये अपोजिट। विभवांतर की तरह लिखेंगे आई आर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में देखिए क्या लिया जाएगा, प्लस आई आर। तो फिर मैं यहां क्या लिख दूं, प्लस आई आर इक्वल क्या, जीरो। तो माइनस ई इक्वल माइनस आई आर। तो फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो फिर ई बराबर कितना आ गया, आई आर। अब आप देख सकते हो क्या बंद लूप के चयन से या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलने से क्या कोई फर्क पड़ेगा, रिजल्ट पर हमारे पास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो है लूप का जो है चयन का रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो ओम के नियम से भी आ रहा है और किरचॉफ के नियम से भी यही आ रहा है। चलिए ये हो गया हमारे पास में जो है वो किरचॉफ का द्वितीय नियम की चिन्ह परिपाटी। आप इसे नोट कर सकते हैं। एक तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है और ये चिन्ह परिपाटी, और इस चिन्ह परिपाटी को मैंने ये उदाहरण लेकर के एक्सप्लेन किया है। चलिए चलिए हम नेक्स्ट बात पर आते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल के अंदर हमें जो है करंट की और वैल्यू निकालनी है हमें जो है एक परिपथ में। तो एग्जाम्पल उदाहरण है आपके पास में 6.2। तो 6.2 एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए ये एक परिपथ है एग्जाम्पल 6.2, जिससे किरचॉफ का नियम और भी क्लियर हो जाएगा। 6.2 ये बैटरी है, ये एक प्रतिरोध लगा हुआ है, फिर यहां पर फिर एक बैटरी है और फिर एक प्रतिरोध है, यहां भी एक प्रतिरोध है। नेक्स्ट यहां जो है एक प्रतिरोध यहां भी लगा हुआ है। अब प्लस माइनस प्लस माइनस, इस परिपथ में जो धाराएं हैं हम यहां लिख रहे हैं R1 14 वोल्ट की ये बैटरी है, 14 वोल्ट। दूसरे वाली जो बैटरी है वो हमारे पास में जो है वो 10 वोल्ट की है, लेकिन दूसरे वाली बैटरी का ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, 10 वोल्ट। ठीक, और रेजिस्टेंस जो दे रखा है हमारे पास में 4 6 2, 4 ओम, 6 ओम और ये 2 ओम। और करंट जो फ्लो हो रही है वो करंट फ्लो हो रही है जो है I1 इस बैटरी से, तो I1 और ऊपर वाली बैटरी से जो है वहां से आ रही है I2, तो ये I3 और ये I2, तो वापस जो है इधर के लिए निकल जाएगी I2 और ये I3 आ ही रही है, इसमें कितनी निकल जाएगी, दैट इज I1 चली रही है, तो इसमें कितनी आ जाएगी, इसमें I2 आ ही रही है। तो आप इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, पहले मैं बुक के अकॉर्डिंग इसमें कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं, तो A B C D E F, A B C D E F, ये हमारे पास में ये पॉइंट्स हैं। ठीक, तो पहले मैं पॉइंट सी की बात करूं। देखिए यहां से करंट I2 आ रही है, यहां से करंट I1 आ रही है, तो पॉइंट सी के ऊपर ये आपको बुक में दिया गया है एग्जाम्पल के अंदर, और आपको बताना है कि करंट I1 I2 और I3 की वैल्यू क्या होंगी। क्वेश्चन हमारा ये है कि दिए गए विद्युत परिपथ में I1 I2 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो पहले मैं पॉइंट सी की बात करूं,
और किरचॉफ का फर्स्ट नियम लगाऊं KFL, तो I1 प्लस I2 बराबर I3 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो पहली बात सॉल्यूशन कर रहे हैं क्या, बिंदु C पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से, क्या कहता है प्रथम नियम, जितनी धाराएं आएंगी उतनी जाएंगी, तो I1 प्लस I2 इक्वल I3 हो गया। और ये इक्वेशन हो गई हमारे पास में फर्स्ट। हमें चाहिए इन धाराओं के मान, तो ये तो गया किरचॉफ का प्रथम नियम। लेकिन अब हम यहां पर देखते हैं कि बंद लूप लेते हैं, कौन सा बंद लूप लेते हैं, ACDBA, ACDBA। तो फिर बंद लूप ABC कौन सा है बंद लूप, यहां पर आपके पास में जो है कौन कौन से लूप में हम यहां पर ले रहे हैं, ABCDEF। थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं इन पॉइंट्स को बुक के अकॉर्डिंग ही मैं ये पॉइंट लगा रहा हूं, एक बार आप ध्यान देंगे जिससे कि क्लियर हो जाए। बुक के अकॉर्डिंग यहां दिया हुआ है आपको ABCD, ABC और D, और ऊपर वाला दे रखा है E एंड F। ठीक है, तो पहले वाला हम लूप लेते हैं ABDCA, तो हमारे चलने की डायरेक्शन ये हो गई इस लूप में, ये बंद लूप हमने ले लिया। तो बंद लूप ABDCA में, ठीक है, चलने की डायरेक्शन ये हो गई, जैसे नाम हमने लिया उसे। चलना शुरू करते हैं कहां से, A से। देखिए चलना शुरू करते हैं A से, तो यहां करंट I3 आ रही है और आपके चलने की डायरेक्शन ये है। तो फिर मैं विभवांतर निकालूं तो 2 को I3 से गुणा कर दूं, लेकिन चिन्ह परिपाटी क्या कहती थी कि हम अपोजिट हैं तो विभवांतर नेगेटिव लिया जाता है, विभवांतर जो है पॉजिटिव लिया जाता है। तो आपके चलने की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन ये है, अपोजिट है, तो विभवांतर हम पॉजिटिव लेंगे। ये आप चिन्ह परिपाटी जो लिखी है उसमें देख सकते हैं। तो फिर ये प्लस का 2I3 कहां पर पहुंच गए, B पर। कहां पर पहुंच गए हम, D पर, क्योंकि हमारी चलने की डायरेक्शन ये है। D से हम गए तो हमारे चलने की डायरेक्शन एक बार करंट की अपोजिट है, तो अगेन हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो प्लस का 6I1, फिर प्लस 10, ये 10 वोल्ट इसका EMF है, माइनस पे निकलेंगे तो प्लस से चल करके माइनस निकलेंगे तो माइनस ही रहेंगे, माइनस का 10। तो ये चीज हमारे पास में 0, क्योंकि हम वापस यहां पर पहुंच चुके हैं। तो रिजल्ट हमारे पास में क्या आया, रिजल्ट आया 2I3 प्लस 6I1 बराबर 10। ठीक है, ये समीकरण नंबर हो गई 2। तो एक बार फिर से देख लें, मैंने कौन सा लूप लिया, ABDCA लिया। इस लूप में ये चलने की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू किया A से, रास्ते में मुलाकात इससे हुई, चलना ऐसे रहे थे, धारा ऐसे थी, अपोजिट थी, इसलिए हम जो है प्लस पे रहेंगे, ये प्लस पे रहे। हम चल जो है वो ऐसे रहे थे, धारा ऐसे जा रही थी, तो प्लस का 6I1। हम प्लस से निकल करके माइनस पे निकले तो माइनस ही रहेंगे, माइनस 10 बराबर 0। ये हमने मैथमेटिकली एडजस्ट कर लिया। अब यहां से जो है हम इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें क्या, कि 2 से दोनों पे भाग जा रहा था, तो हम यहां लिख सकते हैं I3 2 का भाग देने पर 2 3 या 3I1 इक्वल 5। दोनों पक्षों को 2 से भाग दे दिया, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, 2 से भाग देने के ऊपर अब 1 का मान हम 2 में पुट कर दें, I3 की जगह I1 प्लस I2 रख दें, तो 1 व 2 से देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। I3 की जगह I1 प्लस I2 प्लस 3I1 प्लस 3I1 इक्वल 5। 3 और 1 4I1 प्लस I2 बराबर 5। ये बात नंबर हो गई 3। कौन से बंद लूप से आई, ABDCA से। ये हमारे पास में आ गई जो है इस बंद लूप से। अब आगे वाली बात आती है हमारे पास में, नेक्स्ट हम लूप लेते हैं
एफ ई सी, सी डी एफ ई सी, तो बंद लूप, बंद लूप यहीं से लिख देते हैं, बंद लूप, बंद लूप, बंद लूप सी डी ई एफ सी में। तो फिर ये बंद लूप बना, और इस बंद लूप में हमारे चलने की डायरेक्शन ये हुई इस तरीके से, ठीक है। ये हमने कौन सा लिया था, ए बी डी सी ए, ठीक, ए बी डी सी ए। अब कौन सा ले लिया, सी डी ई एफ ई सी, ये बंद लूप। स्टार्ट करते हैं, सी सी माइनस से चले, प्लस पे निकले तो प्लस ही रहेंगे, तो प्लस का 10, प्लस का 10। लेकिन हमारे चलने की डायरेक्शन, क्योंकि इस लूप में ऐसे चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन सेम है, तो फिर यहाँ विभवांतर जो आएगा वो माइनस का आएगा, तो माइनस का 6i1। यहाँ से कहाँ पर पहुंचे, डी पर। अब यहाँ आते आते ये करंट i2 हमें मिली, तो हम ठीक अपोजिट हैं। और ये जो हमारे पास में ऊपर वाला जो प्रतिरोध है, यहाँ पर ये जो प्रतिरोध है वो हमें नहीं दे रखा है, यहाँ पर कोई प्रतिरोध, ये पहले हमने ऐसे लगाया था, ये केवल लाइन ही है, तो ये हमारे पास में प्रतिरोध नहीं है। तो फिर हम कहाँ पर पहुंचे, माइनस पर, और माइनस पर पहुंच करके प्लस से बाहर निकले तो हम +14, तो प्लस का 14। फिर हम जो है ई पर पहुंचे, ई पर पहुंचने के बाद में हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट थी, तो एक बार हम फिर प्लस लेंगे तो 4i2, तो प्लस का 4i2। ये चीज हमारे पास में क्या हो गई, 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्या कर सकते हैं कि ये जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो कैसे बनेगी, देखिए, माइनस का 6i1 प्लस का 4i2 14 में से 14 और 10 24 हो गए, तो 24 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 24। अब यहाँ से 2 से डिवाइड हो जाएगा बोथ साइड, 2 से बोथ साइड डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन क्या बनेगी, 2 3 जा माइनस का 3i1, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2i2, और इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 12। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि माइनस का भाग दे दें 3i1 माइनस 2i2 और प्लस का 12, ठीक है। और ये इक्वेशन हमारे पास में कितनी आ गई, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में 4, ठीक। अब हम यहां ये देखेंगे कि जो है फोर्थ जो इक्वेशन है और जो थर्ड इक्वेशन है i1 i2 और i1 i2 में है। अब इन दोनों से हम i1 और i2 का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो i1 और i2 का मान हम कैसे ज्ञात करें वो देखिए। तो यह आएगा आपके पास में, कक्षा 10 में हम पढ़ते थे युगपत समीकरण। तो युगपत समीकरण में क्या कहते थे कि जैसे एक इक्वेशन ये है, मैं यहां टिक आउट करता हूं, और एक इक्वेशन ये है। अब इसको यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से गुणा करके और इस 4 में जोड़ दूं, तो समीकरण 3 को 2 से गुणा किया और किस में जोड़ दिया, समीकरण 2 को किससे गुणा किया, समीकरण 3 को 2 से गुणा किया और किस में जोड़ दिया, 4 में जोड़ दिया, ये मतलब है। चलो मैं समीकरण 3 को 2 से गुणा करता हूं, तो 4 दूनी 8 प्लस का 2i2 प्लस का 10, और 4 में ऐड करना है तो 4 को लिखूं माइनस का 3i1 प्लस माइनस का 2i2 और इक्वल में 12। ऐड कर दें दोनों को, ऐड करोगे तो ये माइनस, ठीक है, ऐड करेंगे तो फिर ये सीधा जुड़ जाएगा, 8 3 11i1, ठीक। और ये कितना होगा, 2i2 कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास में कितने रह गए। लेकिन एक बात और है, यहां 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 4 2 जा 8 आ गया, ये i2 आ गया, ये 5 2 जा 10 आ गया, और फिर कौन सी लिखी हमने, ये 3i1 माइनस का 2i2 और इक्वल में 12, तो 12 और 10 कितने हो गए, ये 22 हो गए। लेकिन एक बार फिर से आप इसको
चेक कीजिए, हम दूसरे वाले समीकरण को फिर से ध्यान दें, कहीं मिस्टेक में आ रही है ये बंद लूप सी डी ई एफ ई में, ठीक है। यहां हमारे पास में प्रॉब्लम कहां आ रही थी, देखिएगा बंद लूप में लिखा, पहले हम कहां से शुरू करे थे, सी से, तो माइनस से प्लस पे निकले तो 10 आ गया, फिर माइनस का ये 6i1 हो गया, फिर हम यहाँ पर पहुंचे, फिर ये माइनस से प्लस पे निकले तो हम 14 पे आ गए, फिर ये हम यहाँ से कितने में आ रहे थे 4, और ये i2 तो प्लस का ये 4i2 हो गया, तो माइनस का 6i1 प्लस का 4i2, और ये 14 प्लस के और 10 जो है वो आपके पास में वो भी प्लस के, तो ये हमारे पास में कितना हो गया 24, तो उधर जाएगा माइनस का 24 माइनस 6, इसमें दिया हमने किससे डिवाइड किया इसको 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24, तो ये माइनस के 12 बने, फिर यहाँ से माइनस का भाग दिया तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया और वो प्लस का हो गया। अब हम कौन कौन समीकरण की बात करें, अब समीकरण बात करें हम, एक तो जो है वो 3 की, 3 क्या थी हमारे पास में, 3 थी, 3 को किससे गुणा करें 2 से, 4 दूनी 8, 2i2 5 दूनी 10, और ये हमारे पास कितनी रह गई 3i1, ये एज इट इज लिख दिया हमने, ठीक है। तो फिर अब आपके पास में ये जो i1 की वैल्यू आई, ये 22/11 करते ही 11 दूनी 22 2 हो गया, तो फिर i1 की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई, ठीक, हमने टैली कर लिया, ये करेक्ट है। अब i1 का मान आ गया, तो अब आप किसी भी समीकरण में रख दो i1 का मान, चाहे 3 में रख दो चाहे 4 में रख दो, तो इसको मैं नंबर कितना दे देता हूं, इसको नंबर देता हूं मैं 5। अब 5 का मान 3 में रख दिया, 3 व 5 से, 3 व 5 से रखिए, 4 गुणा में 2 i1 की जगह, प्लस में i2 बराबर में 5, 4 दूनी 8 प्लस में i2 बराबर 5, और i2 बराबर 5 माइनस 8 बराबर माइनस के 3 एम्पियर हो गई, ये बात नंबर कितनी हो गई हमारे पास में 6। तो देखिए i1 का मान भी आ गया, ये तुम्हारे पास में i2 का मान कितना आया, माइनस का 3 एम्पियर आ गया, i2 बराबर माइनस 3 एम्पियर, ये i2 का भी आ गया। अब किसका बच गया i3 का, तो i3 तो जो है वो इन दोनों का जोड़ ही तो थी, तो दोनों का जोड़ थी, तो हम कैसे लिखें i3 इक्वल, तो i3 का मान हम लिख सकते हैं कौन कौन सी, ये नंबर देते हैं हम 6, तो 5 6 और किससे 1 से, तो मैं यदि i1 और i2 को जोड़ दूं तो i3 आ जाना चाहिए ना, i1 2 में से -3 जोड़ दें मतलब घटा दें, तो ये 1 एम्पियर माइनस का बच जाएगा, तो फिर ये आ जाएगा 1 5 6 से, ये यहां लिख देता हूं मैं 1 5 व 6 से, ये रिजल्ट कितना आया i3 बराबर, i1 की वैल्यू कितनी थी 2 माइनस 3, तो i3 की वैल्यू आ गई -1 एम्पियर। तो देखिए किरचॉफ के नियम की सहायता से, इसे मैं 7 कर दूं, किरचॉफ के नियम की सहायता से आपने इस पूरे क्वेश्चन को जो है विभिन्न जो ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, उनमें गुजरने वाली धाराओं को हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इस न्यूमेरिकल को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास में जो है एक नेटवर्क जो दिया गया था, उसकी विभिन्न शाखाओं में किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ एक बार आप फिर से देख सकते हो कि ये आपको दिया गया परिपथ था, इस परिपथ के अंदर हमने एक लूप तो ए बी डी सी ये ले लिया, एक बात, दूसरा हमने सी डी एफ ई सी ले लिया, पहले वाले लूप से कौन सी समीकरण आई, पहले वाले लूप से तीसरी आई, ठीक है। फिर दूसरे वाले लूप से कौन सी आई, दूसरे वाले लूप से जो समीकरण नंबर आपकी 4 आई, और जब 3 और 4 को हमने सोल्व किया ऐसे, ये 10th का मेथड है, तो उसमें हमारे पास i1 की वैल्यू आ गई, i2 की वैल्यू आ गई, i1 i2 आ गई, तो समीकरण 1 से हमारे पास में कौन सी वैल्यू आ गई, i3 की वैल्यू भी आ गई। इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो आपका यहीं फिनिश हो रहा है, और अगले वाला जो लेक्चर है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड होगा, किरचॉफ के द्वितीय नियम के ऊपर, जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हुआ तुम्हारा एग्जाम्पल, आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।